यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एनडीए खड़गवासला जाने वाली एनडीए एक्सप्रेस, जिसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के कोच लगे हैं, आज रात 8 बजे अर्जुना डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आ रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद कैडेट्स। आवाज अगर आ रही हो तो जय हिंद जरूर लिख देना। ये तुम्हारी जानी पहचानी आवाज है जो तुम पिछले 1-1.5 महीने से सुन रहे हो। तुम्हारे सफर को आसान बनाने के लिए हम आ गए हैं एनडीए एक्सप्रेस लेके। इससे तुम्हें फायदा क्या है? क्विक रिवीजन होगा, जल्दी से चीजें तुम्हारी रिवाइज होंगी, पूरे सेगमेंट्स तुम रिवाइज कर लोगे एक वीडियो के थ्रू। ठीक है, पहली शर्त यह है कि जितने टाइम का वीडियो ये है तुम आराम से बैठ के इसको देखोगे। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारी एक माइंड मेकिंग बनाते हैं चैप्टर को लेके कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें हमें हैंडल कैसे करना। सबसे बड़ी चीज ये क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन तुम ढेर सारे करते हो, तुम ढेर सारे पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, सब कुछ पढ़ चुके हो। बस हमारा तुम्हारा कन्वर्सेशन रहता है कि तुम्हें कुछ बेनिफिट मिले, तुम्हारा जल्दी से चैप्टर रिवाइज हो, बहुत टाइम वेस्ट ना हो। तो कुछ चीजें तुम्हें बतानी थी डिस्क्लेमर के तौर पे। ठीक है, तुम पॉजिटिव बिल्कुल रहो, जितना टाइम अपना है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। हम तुम्हारे साथ हैं, साथ साथ हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। कल एक वीडियो आया था, काफी अच्छा वीडियो था, उसमें हमने कैलकुलस पूरा लगाया था, कई क्वेश्चंस में नए नए अप्रोच भी देखे थे और पूरा कैलकुलस रिवाइज भी किया था। उसको 1.5 पे लगा के देख लेना जाके, कम टाइम में तुम्हारा कैलकुलस पूरा रिवाइज हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे हम उनको देख के जान जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी 10 का दम 2 वीडियो में तो मैं पढ़ा चुका हूं, 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया। पहला पार्ट वो था जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछा जाता है, लगभग 50 से 60% क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। उसका की क्या था कि सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देखते थे कैसे बनाना है, तुरंत सैंपल स्पेस बनाते थे, फिर कि हमारे फेवर की कौन सी चीजें हैं। ये 2 चीजें मैंने तुम्हें सिखाई थी बहुत कायदे से, उसको देखना जाके। दूसरे पार्ट में हमने बताया था जो सेट रिलेशन, सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मैंने तुम्हें कराए थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराए थे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कराए थे। एक थर्ड पार्ट जिसमें 4-5% क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लेंदी भी होता है, वो बेस थ्योरम का था या टोटल प्रोबेबिलिटी का था। मैं आज उसको इसी लेक्चर के थ्रू तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियर करा दूंगा। ये पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हो जाएगी, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तुम पूरी तरीके से कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। सभी लोग ट्रेन में बैठ चुके हो, सबका टिकट फ्री है, मुस्कुराते हुए इस यात्रा का आनंद लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी यूनिक चीज मुझे आइडिया लगा, तो मैंने तुम्हारे सबके साथ शेयर किया कि ये एनडीए एक्सप्रेस इसका नाम दिया जाए और हम 4-5 चैप्टर्स का अपना रिवीजन आसानी से कर लें। तो डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 10? तो जैसे ही डाइस तुम्हें लगा ट्वाइस तो तुम लिखोगे 6 into 6। मैं बहुत कायदे से तुमको सिखा के आया हूं। बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, तो सम 10 कितने तरीके से आता है? 4 6, तो 2 केस हो जाएंगे, 6 4 भी हो जाएगा और 5 और 5 एक केस से हो जाएगा। टोटल 3 केसेस हैं, 3/36, तो कितना आ जाएगा? 1/12। 1/12 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा, ये सेट्स थ्योरी पे और कंडीशनल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। मैं तुम्हें सिखा के आया हूं, मैंने फार्मूले भी बताए थे कि तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला कैसे लिखना है। तुम्हें जैसे इस स्टेप को अवॉइड करना, तुमसे पूछ रहा बी ए नॉट की वैल्यू, जब ए नॉट हो चुका हो उसकी प्रोबेबिलिटी बी की पूछ रहा, तो इसको लिखते कैसे थे? जो अपॉन में हो अपॉन में रहेगा ए नॉट और ऊपर क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए पे नॉट लगा रहेगा। मैंने ये स्टेप तुमसे स्किप कराया था, मैंने बोला था सीधे सीधे फॉर्मूला लिखोगे। क्या कि जो यहाँ पे जिसपे नॉट नहीं लगा होता है उससे लेस कर देते हैं पूरा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस कर देते हैं और नीचे 1 माइनस पी ए, तो तुम्हें डायरेक्ट ही लिखना चाहिए था। और थोड़ी स्मार्टनेस है तो सीधे वैल्यूज भी पुट कर सकते थे। नीचे तुम्हें पता है पी नॉट आएगा तो डायरेक्ट क्या लिख लेते? डायरेक्ट लिख लेते 1/1 - 3, ये पी ए की वैल्यू हो जाती। बात समझ में आई? पी नॉट की वैल्यू ये हो जाती तो हम इसकी जगह पे सीधे 1 - 1/3 लिख लेते। और पीबी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/6 दी गई है और पी इंटरसेक्शन वी की वैल्यू 1/12 दी गई। बस जैसे ही हमने ये सोच पाए, अब तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रह ही नहीं गया, अब तो ये बेसिक विद्या सी कैलकुलेशन है, ये छोटी सी कैलकुलेशन है। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि 1 स्टेप प्रोबेबिलिटी होती है, 1 स्टेप कैलकुलेशन होता है, कैलकुलस कैलकुलस पूरा होता है। जैसे ही तुम एक स्टेप लगाते हो फिर तो कैलकुलेशन बचती है। तो इसको सॉल्व करोगे, नीचे 3 एलसीएम आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर?
और ऊपर 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो 1/12 हो जाएगा। ये तुम्हें रिजल्ट दे देगा 1/8। तो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए ऑप्शन टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बस क्वेश्चन में तुम्हें इतना ही करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है लॉट ऑफ 12 आइटम्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। चलो अच्छी बात है, जो बोल रहा है हम उसको अंडरलाइन करेंगे। 3 आइटम्स आर ड्रॉन। प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम 3 आइटम निकाल रहे हो किससे, जो 12 आइटम दिए गए। तुरंत सैंपल स्पेस के बारे में सोच लोगे, लिखोगे 12C3। और क्या बोला है, 3 items are drawn one after the other. Find the probability that all 3 are non-defective. All 3 are non-defective. ठीक है, तो डिफेक्टिव कितने हैं, 4 डिफेक्टिव है। तो कितने बचे जो नॉन डिफेक्टिव हैं, 8। अब उनमें से 3 तुम्हें सिलेक्ट करने, तो 8C3। ये मैं तुम्हें कायदे से बता के आया हूं। यहां से जो जितने हमें सिलेक्ट करने होते हैं दोनों में सेम रहते हैं। ऊपर से नीचे सैंपल स्पेस में टोटल रहता है, ऊपर फेवरेबल रहता है। तो फेवरेबल में से तुम्हें नॉन डिफेक्टिव में से 3 तुम्हें सिलेक्ट करने थे, वो हमने सिलेक्ट किए। इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व तुम्हें थोड़ा सा जल्दी करना आना चाहिए। 12 फैक्टोरियल लिख लोगे अपॉन 12 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल लिखा है अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सबको सॉल्व कर लोगे। 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा। इसको जब ऊपर ले जाओगे, इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा तुम सबने। ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, 9 इंटू 3, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल चल रहा, 12 को लिख लेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10, और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये केवल केवल सॉल्व तुम्हें करना, 3 टू जा 6 कैंसिल हो गया। ये भी 3 इंटू 2 लिखा है ना, तो 6 2 ये हो गया। सॉल्व करते जाओगे आराम से, तो ऊपर 28 आ गया। ऊपर कितनी वैल्यू आई, ऊपर वैल्यू तुम्हारी 28 आ गई, और अपॉन में कितना आ गया, 11 इंटू 10, इतना बचा है। 2 से फिर कैंसिल कर दो, 5, तो 14/55, 14/55 तुम्हारा हो गया कैलकुलेशन। सी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा तुम्हें ध्यान देना है, तुम्हें अप्रोच क्या लगाना है, ये बेसिक कैलकुलेशन उसके बाद बची। A coin is tossed n times. What is the number of all possible events? तुम्हें पता होना चाहिए कि हेड और टेल होते हैं, n टाइम्स टॉस किया जा रहा है, तो 2 की पावर n किसी सबसेट में होंगे, लेकिन ऑलरेडी इसमें 2 हैं, तो 2 की पावर 2n हो जाएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे। बात तुम्हें छोटी सी पता होनी चाहिए, नोट्स में कहीं पे मेंशन ना हो तो लिख लो। इस पे क्वेश्चन बना सकता है, अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, मैंने तुम्हें कराया इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग 0.5 एंड बी इज 0.3। तो मैं क्या तुमको बोल के आया हूं, जो चीज बोल रहा है उसको लिख लो चुपचाप। जो चीज बोल रहा है कि पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है, और पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3 है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तुम्हें 2 बातें याद रखनी है, कभी भी इंडिपेंडेंट बोलेगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए इंटू पी बी। ये खूब एनडीए पूछता है, कई क्वेश्चंस ऐसे पूछता है जिनमें ये यूज होता है। और एक्सक्लूसिव बोलेगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सब पहले पार्ट में बता के आया हूं, 0 हो जाएगा। इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। ये सिंपल सा पूछा है। क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी तुम्हें बतानी है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये इसमें लगाओगे तो इसको लिखते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख लेते हैं। और ये आसान है, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, पी ए प्लस बी बी। तुम वहां पे पेन इतना नहीं लिखोगे, ये सारे स्टेप्स नहीं लिखोगे, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 है, तो केवल इतना ही होगा। और ये वैल्यू कितनी लिखी है, 1 माइनस 0.5 और प्लस 0.3, तो 0.8 हो गया। 1 माइनस 0.8 करोगे तो 0.2 आ जाएगा। सिंपल सा तुम्हें ध्यान ये रखना है। ये सारी चीजें मैं पहले लेक्चर में बता के आया हूं, ये तुम्हारे पास फार्मूला लिखे होंगे। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसा पहला मैंने बताया कि तुम सीधे सीधे सेकेंड फार्मूला का यूज करोगे। प्रोबेबिलिटी में ऐसा चैप्टर है, एक प्रोबेबिलिटी हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, स्टैट्स हो गया। इसमें काफी कम फार्मूले हैं, लेकिन उतने फार्मूले तुम्हें याद होंगे तो ये 20 क्वेश्चन का पूरा मसला है।
ये लेक्चर तुम्हें माइंडसेट बनाएगा तुम्हारे 20 क्वेश्चंस के लिए, तो इतना वेटेज रखता है, इतना इंपॉर्टेंट है। और कोई भी पेपर उठा लो, हर साल इन दोनों से मिला के 20 क्वेश्चंस आते हैं। किससे? स्टैट्स से और प्रोबेबिलिटी से। बस थोड़ी हमें समझ हो तो हम अच्छे से 15 प्लस क्वेश्चन इस सेक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ ही एक्सट्रीम क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कैलकुलेशन में लेंदी होते हैं। मैं तुम्हें इतने दिनों में सिखा के आया और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, ये दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, इस वजह से मैंने सोचा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम्हें एक बात छोटी सी याद रखनी है, पीए प्लस पीबी, जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि पीए प्लस पीबी, ये बहुत यूज होता है, इक्वल टू पी ए यूनियन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इनमें से पूछना कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो हम पहले इसकी मिनिमम वैल्यू रख के देखते हैं दोनों की, पी ए यूनियन बी की वैल्यू मिनिमम क्या है, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 3/4 हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1/8 हो गई। ठीक है, 1/8 हो, क्योंकि 7/8 है ना यहाँ दोनों जगह, तो 8 एलसीएम हो गया और ये 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 7/8 आ गया। 7/8, और हमने ये दोनों वैल्यू मिनिमम ली थी। दोनों वैल्यू क्या लिया था, मिनिमम लिया था। तो क्वाइट ऑब्वियस है, अब ये इसकी वैल्यू किसी मिनिमम वैल्यू के बराबर है, तो या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ी होगी। ये छोटा सा लॉजिक मैं तुम्हें खूब चिल्ला चिल्ला के सिखा के आया था पार्ट 1 में, और यहां भी सिखा रहा हूं कि जब हमने दोनों मिनिमम वैल्यू जिसमें ली हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये जो लिखा है सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू, जिसकी जहां शुरुआत होगी, या तो उसके बराबर होगी या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो पीए प्लस पीवी इज ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7/8। तो सी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही तुम्हें सोचना था, क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा। मैक्सिमम पूछता तो हम इस पे क्वेश्चंस भी यूपीएससी ने अलग अलग बनाए कि पीए प्लस पीवी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, पीए पीवी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो ये बातें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए इनको अप्रोच कैसे करेंगे। मैक्सिमम पूछता तो हम दोनों की मैक्सिमम वैल्यू रख लेते, और इसमें मैक्सिमम नहीं दिया गया है पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी 1 हो सकता है मैक्सिमम, तो हम 1 इसका यूज करेंगे। फिर मैं बता रहा हूं, पी ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, ये मैक्स वैल्यू है। अगर कहीं नहीं लिखी है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। ये बात छोटी सी कहीं पे नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी आगे। ठीक है, सिंपल सा है, हम जल्दी से रिवीजन करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इस वजह से मैं बहुत फालतू की बात करता ही नहीं, कोई भी बात नहीं करता हूं। बस या तो तुम्हें मोटिवेट करूंगा, तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम्हें ऐसे अप्रोच करना, ऐसे हैंडल करना, या अपना कंटेंट। बस दो ही चीजें हैं, मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तुम लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, कल वाले वीडियो में आया था, मजा आ गया, और रात तक देखते रहते भाई। थोड़ा सा लेट हो गया, हो जाता है, क्योंकि अकेले काफी चीजें हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो काफी चैलेंजिंग है। तब भी वो लेट वीडियो आया, तुम सब लास्ट तक देखते रहे कई बच्चे, चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए पीवी की वैल्यू दे रखी है और पी ए यूनियन बी 4/5 है। चलो, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है, और यूनियन की वैल्यू दे रखी है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। जो मैंने पार्ट 2 में तुम्हें पढ़ाया था, उसी को इसने घुमा के पूछ लिया। घुमा के क्या पूछा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो सेट के फॉर्म में आता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे पहचानोगे, या तो वो दे रखे पी अपॉन ए की वैल्यू निकालो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। क्यों, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, जब बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। लेकिन इसने लैंग्वेज में दिया। ये क्वेश्चन मुझे इस वजह से बहुत अच्छा लगा, इसको मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट उसने नहीं पूछा, लेकिन लैंग्वेज में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी पूछ रहा है पी ए अपॉन बी की वैल्यू बताओ, तुमसे ये पूछ रहा। ठीक है ना, तो सिंपल सा तुम्हें करना क्या था, इसमें कुछ नहीं करना है, अपना फॉर्मूला लिखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 3/5 है इसकी ऑलरेडी वैल्यू। पीवी की तुम्हें पता है, पीवी की वैल्यू ये लिख रखी है, और इंटरसेक्शन की जगह पे क्या लिख लोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए प्लस पीबी, यानी 2/5 प्लस 3/5, और माइनस पी ए यूनियन बी, यानी 4/5। तो 5 ऊपर एलसीएम आ जाएगा, और वैल्यूज कितनी होंगी, 2 है, 2
3 5 और -1 तो 1/5, नीचे 3/5 है, तो 1/3 इसका सॉल्यूशन आ गया। बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो गया, लेकिन तुम्हें सोचना थोड़ा-सा पड़ रहा था, सोचोगे वैसे ही जैसे मैंने बताया। इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, आधे पार्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। एक क्वेश्चन लाइन पूछ रहा होगा, हमें चुपचाप अप्रोच करना है जो गिवन है उसे। और जो पूछ रहा है वो आराम से निकल आएगा। क्वेश्चन ए हो गया, 1/3 टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें लैंग्वेज में दे रखा है, हो सकता है तुमसे मिस्टेक ना हो, तुम्हें इंटरसेक्शन बी ना निकाल लो और टिक कर दो, तो वैसा नहीं करेंगे। हम प्रॉपर क्वेश्चन को लगाएंगे जो क्वेश्चन बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने तुम्हें बताया था पार्ट 1 जब पढ़ाया था कि सेट्स के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हर साल तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कोई भी पेपर उठा के देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कोई भी तुम्हें मिस्टेक ना हो और आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओ। और सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले है ही नहीं। ये दोनों चैप्टर, फिर मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं तुम्हारे फायदे के लिए, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूले बहुत कम है। 10 से 12 फार्मूला स्टैट्स में है और ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी में फार्मूले तो बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, दो ही चैप्टर। ए एंड बी टू इवेंट सच दैट, ये इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है, ठीक है। और पी ए नॉट दे रखा है 1/2, ए नॉट दे रखा है तो हम यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे चुपचाप, तो वो भी कितनी हो जाएगी, पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1 - 1/2। ये बात तुम्हें सबको पता होनी चाहिए कि पी ए प्लस पी ए नॉट दोनों प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, दोनों प्रोबेबिलिटी 1 होती है। हम यहीं से खेलते हैं, यहीं से क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ यहीं से निकलता है। चलो, तो हमने क्या यहाँ पे लिख लिया कि पी ए नॉट दिया था, गया था, तो उसकी हेल्प से हमने पी ए की वैल्यू लिख ली। तो पी ए कितना आ गया, पी ए आ गया 1/2, ठीक है। पूछा क्या है, बोला ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये कैसा पता लगेगा, जब तुम पी बी की वैल्यू निकालोगे, है ना। हमें पता है, मैं पीछे फॉर्मूला बता के आया हूं कि 1/2 प्लस पी बी करोगे और इंटरसेक्शन यूनियन दोनों का सम उधर कर लोगे, 1/3 प्लस 5/6 हो जाएगा, ये 3 हो गया। एलसीएम 6 लोगे तो 7/6 हो जाएगा। पीबी लिख रखा है, ये 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम तुमने लिया है, 6 एलसीएम लिया है तो 7 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 4/6 यानी 2/3 आ गया। पीए की वैल्यू 1/2 दे रखी है और पीवी की वैल्यू 2/3 दे रखी है, तो कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आ गया। किसकी वैल्यू, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू आ गई इतनी। क्या ये पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो सबसे पहले तो यही चेक कर लोगे, बिल्कुल बराबर है। तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं, क्योंकि 1/3 इसकी भी 1/3 इसकी भी, तो इवेंट्स क्या होती है मैं पीछे बता के आया हूं, उसको कई तरीके से घुमा घुमा के तुमसे पूछा जाएगा। तुम्हारी निगाह महाभारत के संजय के तरीके से केवल अपने कंटेंट पे पढ़नी चाहिए कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्या जुटानी है और कैसे उसको डिलीवर करना। तो कैसी इवेंट हो जाएंगी, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर एक्सक्लूसिव होती तो इसकी वैल्यू 0 आती और इंडिपेंडेंट होती तो ये प्रोडक्ट में लिख दिया जाता है ना। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए बी की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, ठीक है, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सक्लूसिव है नहीं। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तुमने क्वेश्चन को टिक किया, मुस्कुराया और आगे बढ़ गए। देखो, नाश्ता पानी लेके बैठोगे चुपचाप खाते रहो। एक बच्चे ने मुझे अभी अपनी लाइब्रेरी से फोटो भी भेजी थी, वो सब नाश्ता पानी भी चल रहा साथ में, और बोला कि सर मैं लेक्चर देख रहा हूँ, ये 10 कदम का एक कोई चैप्टर देख रहा था। खाते पीते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, एक एक फाइटर एटीट्यूड रखो कि नहीं, रोने गाने से कुछ नहीं, कि अब इतने में ये देख लें तो हो जाएगा। पहले देख तो लो भाई, और जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। होना तो बात की बात है, पहले कर तो लो, तुम्हारे लिए ये सारा कंटेंट तुम्हारे लिए है ना। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी निगेटिविटी लगे चैप्टर्स उठा के देखो, क्वेश्चन करो, तुम्हें फील होगा हाँ ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, हम इनको यही अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारी, डेप्थ मैथमेटिक्स को लेके, मैथमेटिकल कॉमन सेंस जो मैंने तुम्हें इतने दिनों में सिखाया कि क्वेश्चंस कैसे देखोगे, कट ऑफ का डर लगेगा तो 30 मिनट सीरीज मैंने तुम्हारी उसके लिए लाई। और 10 का दम, मतलब हर एक चैप्टर को तुम कम टाइम में जो 4-4 5-5 6-6 घंटे में समझ पाते हो, मैंने तुम्हें हर एक चैप्टर को समझाया। तो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, 10,000 क्वेश्चन लगा डालो, 2,000 लगा डालो, रट के तुम नहीं पार पा सकते इस भवसागर से, ठीक है। तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चंस इतने तुम्हें मिल जाएंगे हर एक पेपर में कि बहुत फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन 10-12 तो आते हैं जो तुम देख के टिक कर लोगे, लेकिन कम से कम उस चैप्टर की पढ़ाई तो तुमने की हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब देखो, इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, एक तो इसमें मिक्स क्वेश्चन है। 8 कॉइन्स आर, जब मैंने बोला था कि कॉइन्स कहां तक निकालोगे, 2 3,
ज्यादा से ज्यादा 4 कॉइन तक। डाइस कहां से निकालोगे? 2 3। इससे ज्यादा बोल रहा है, अगर 6 कॉइन्स बोल दे रहा है और 4 डाइस बोल दे रहा है, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास चलेंगे। किसके पास चलेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से, पार्ट 1 की प्रोबेबिलिटी से उसको अप्रोच नहीं करेंगे। बहुत कायदे से चीजें मैं तुमको बता के आया था। 8 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड्स? एट लीस्ट 6 हेड्स। तो देखो n क्या है? n है 8 और एटलीस्ट 6 हेड मिले। ज्यादा हम 8 मिल सकते हैं, तो 6 में 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 केस होंगे, यानी तुम्हें p x इक्वल टू 6 सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। 7 और p 8 निकालना है, x इक्वल टू 8। क्वाइन है तो p की वैल्यू, आने की वैल्यू 1/2 और q ना आने की वैल्यू 1/2, ये दो अपने आप तुम निकाल लोगे। जो चीजें तुम्हें पता है वो क्वेश्चन कहता है तुम खुद से लिखो, ये बातें तुम्हें पता है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे? 8c6 लिखोगे। क्लियर? और p की वैल्यू यानी 1/2 की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 2, और q की वैल्यू 1/2 की वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। और फिर ऐसे ही 8c7 लिखोगे, 1/2 की पावर दोनों का डिफरेंस और 1/2 की पावर 7। और इसी तरीके से 8c8 लिख लोगे और 1/2 की पावर 0 और दूसरे 1/2 की पावर 8। बस ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। सिंपल सा। 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ पावर भी 8 हो जाएगी, यहाँ पावर 8, तो 1/2 की पावर 8 तुमने बाहर निकाला। अब कैलकुलेशन बची है, 8 से 6 हो गया, 8 से 7 हो गया, 8 से 8 हो गया। क्लियर? तो 1/2 की पावर 8, और तुम्हारा यहाँ क्या चल रहा? 8 से 6 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 28 आ जाएगी, और NC1 की वैल्यू n होती है यानी 8 आ जाएगी, और NCn की वैल्यू 1 होती है। ये कैलकुलेट कर लोगे तो ऊपर 28 और 8 36 37 आ रहा। ठीक है, कितना आ रहा है? 28 और 8 36 37। सेवन हो गया। ठीक है, अपॉन में 2 की पावर 8 यानी 256 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। तुमने क्या लिखा? 37/256, डी ऑप्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, बट इस क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे ही अप्रोच करना था। 2.5 नंबर की बात है, 2-3 स्टेप अगर हो भी जा रहे हैं तो घबराना नहीं है। तुम्हें तुम्हारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन ये हो गया, आगे बढ़ते। बोला है लेट टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए इक्वल टू एल, पी बी इक्वल टू एम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे घुमा के भी तुमसे पूछ सकता है। ये बात तुम्हें हर हाल में पता भी होनी चाहिए, ये बात तुम्हें सोते जागते पता भी होनी चाहिए कि पी ए अपॉन बी सब जगह दे रखा है। तो पी ए अपॉन बी होता क्या है, ये पहली बात तो तुम्हें बात पता हो। छोटा छोटा उसी सब फार्मूले से घूमता है। 4-5 फार्मूले इस टाइप के हैं, और एक वो तुम्हारा इंटरसेक्शन यूनियन वाला, उसी में इधर उधर घुमा के सारे क्वेश्चन हर साल 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी ए अपॉन बी क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हो जाता है। और पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकते हो तुम? जब ये लंबा फॉर्मूला लिखा है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हो, अपॉन अपॉन क्या लिख सकते हो? पी बी। बस ये तुम कर सकते हो। अब एक बात और छोटी सी ध्यान देना, वो बात है कि अब हम मैथमेटिकल कॉमन सेंस लगाएंगे। वो क्या कहता है? वो छोटी सी बात कहता है कि सारी वैल्यूज दे रखी हैं। क्या दे रखा है? पी ए की वैल्यू एल दे रखा है, पी बी की वैल्यू एम दे रखा है, माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू नहीं दे रखा है। चलो ठीक है, रोकते थोड़ा, और इसकी वैल्यू एम दे रखी है पी बी की। क्लियर? अब अगर तुम इसकी वैल्यू, हमें लेस देन और ग्रेटर देन चाहिए, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दोगे, जो तुम्हें आता है 1 लिखा भी है, 1 लिख के भी रखा है, तो इंडिकेशन भी तुम्हारे सामने। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैं तुम्हें बता के आया हूं। जब किसी पॉजिटिव वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू घटा दोगे तो सबसे छोटी वैल्यू होगी भाई। तो इस वजह से छोटी जब वैल्यू इधर आ जाती है तो उससे बड़ा या उसके बराबर होने लगता है। 2-3 केसेस में देख चुके हैं, अब तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा। इसी वजह से लेक्चर में पूरा लास्ट तक रहना, जिससे तुम्हारी चीजें जो स्टार्टिंग के हैं कनेक्ट होते होते लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगी, तो तुम्हारी समझ और डेवलप हो जाएगी, अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो। ये छोटी छोटी बात तुम्हें बिल्कुल पता हो। तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी ए अपॉन बी क्या होगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू
दिस वन, यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे कि क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, हमने इसको समझ लिया। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, चलो ठीक है इसको देखते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है। देखो एक ही क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछा जाता है, लेकिन तुम जैसा करके आए हो वैसा ही करोगे। एक क्वेश्चन ऐसा हम पहले लगा के आए, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में दे रखा है, कोई बात नहीं, जैसा हम जानते हैं वैसे ही करेंगे। क्या पता यूपीएससी ये करता है भाई, कई क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कैलकुलस में दिखाए, कई कई क्वेश्चंस में और भी अदर एग्जाम्स में मैंने दिखाए कि कैसे वो घुमा घुमू के वही क्वेश्चन उसी टाइप से पूछता है। तो इसमें तुम्हें करना क्या है, जो बातें तुम्हें पता है, पी ए नॉट बी की वैल्यू दे रखी है, चुपचाप तुम्हें क्या करना है, ये पी ए की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिखनी चाहिए 1/2 यूनियन पी ए प्लस पीवी क्या होता है 1/2 और पी बी ये वैल्यू क्या होती है, ये होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए। अब फॉर्मूला नहीं लिखोगे, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बार बार बोलता हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इनकी वैल्यू दे रखी है 5/6, 1/3, 1/2 इधर चल रहा है और पी बी यहाँ पे चल रहा है। अब कैलकुलेट कर लोगे, ये कितना आएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा और 5 + 2 7/6 आ गया, माइनस का 1/2 उधर जाएगा तो पीबी केवल इधर बचेगा और ये 6 फिर से एलसीएम आ जाएगा और 7 - 3 यानी 4/6 यानी 2/3 आ गई पीवी की वैल्यू। ए बी इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना पड़ता था, मैं तुमको बताया हूं कि पी ए पीवी ऐसा क्वेश्चन पीछे करके आए, लेकिन थोड़ा सा दो स्टेटमेंट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी ए पीबी की वैल्यू क्या है, तुम्हारे सामने लिखी है 1/2 इंटू 2/3 यानी 1/3। क्या ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, इसकी वैल्यू 1/3 है। ये मैं पढ़ा के आया हूं कि कभी भी पी ए इंटू पीवी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट कहा जाएगा तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे। और अगर कह दिया जाए ए और बी एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन 0 नहीं हो रही तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया, केवल एक ऑप्शन बचा, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, घुमा घुमो कि जैसे पूछे जाएगा तुम अपना अप्रोच अपना माइंडसेट वैसा ही रखोगे, क्वेश्चंस तुम्हारे आसानी से निकलेंगे और वही पैटर्न पे यूपीएससी प्लस माइनस करके पूछता है। भाई युद्ध देखो बिल्कुल पॉजिटिव होके, डाउट्स में युद्ध नहीं जीते जाते, तुम डाउट मत करो, संदेह क्या होगा, क्या टाइम ही ना मिले तुम्हें ये सब सोचने का, बिल्कुल निरंतर लगे रहो, लगातार लगे रहो, प्रयास करते रहो, चीजें अच्छी ही होंगी। क्लियर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ 3-digit नंबर विद द सेम डिजिट्स व्हेन 3 digits नंबर आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स। सबसे पहली बात तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि 3 digit नंबर कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हो, गिवन नंबर क्या है, दीज वन। तो ये लिख गया 3 digit, बॉक्स बनाओ, तुम्हारा दर्द काफी कम हो जाएगा। ये पूरी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या इसमें डिजिट या वर्ड फॉर्मेशन का आए तो बॉक्स छोटा सा बनाओ, 3 digit बनानी है। अब ये वाला नंबर तुम जीरो यहाँ नहीं पुट कर सकते, तुम्हारे पास कितने नंबर बचे, 4, इसमें पुट कर सकते हो 5 और 5। ये 100 टोटल तरीके हैं 3 digit बनाने के, तो सैंपल स्पेस चुपचाप लिख गया 100। इतने ही तरीके हैं 3 digit बनाने के फ्रॉम गिवन दीज डिजिट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 3 digit नंबर विद द सेम डिजिट्स व्हेन विद सेम डिजिट्स, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन। तो सेम डिजिट के साथ में क्या होना चाहिए मेरे भाई, कि उनमें सब में सेम आए। तो 0 0 0 से तो बना नहीं सकते, तो यहाँ 0 0 0 है तो ये तो कोई डिजिट बनेगी नहीं, बनेगा क्या, अब 2 2 2 तीनों जगह हो, ऐसे कितने नंबर है 1 2 3 4, 4 4 तीनों जगह हो और 6 6 तीनों जगह हो, 8 8 तीनों जगह, कितने नंबर बन सकते हैं, 4 नंबर ऐसे बन सकते हैं, बस क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब ये तुम्हें आता नहीं है, इतनी बड़ी इतनी टफ चीज तुम्हारे सामने लिखी है, तो प्रोबेबिलिटी तो केवल इतनी ही थी, बाद में तो कैलकुलेशन बचती है। जैसे एक स्टेप लिखे बाद में कैलकुलेशन थोड़ा सा बचता है, कैलकुलेशन करोगे तो 1/25 आ जाएगा। देखो कोई ऑप्शन एक मुस्कुरा रहा होगा, कहेगा मुझे टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, इसको टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही करना था, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा, बोला है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए स्पेड और ए किंग। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे निगाह, पार्ट 1 पार्ट 2 मैं तुम्हें सेपरेट करके बता के आया हूं। पार्ट 1 का क्वेश्चन ये है सैंपल स्पेस को कैसे समझोगे, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है, चुपचाप लिख लोगे 52C1, बात खत्म हो गई। यानी एक कार्ड ड्रॉ करने की इवेंट है तो वो कितने तरीके हो सकते हैं, इतने तरीके हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ए स्पेड, स्पेड कितने होते भाई 13 होते,
तो 13C1 हो गया। और एक किंग, जब और का केस लगता है तो बीच में प्लस लगाते हैं। इतनी बात तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अभी ये चांस एक और है, आइदर स्पेड हो या किंग हो। तो किंग कितने होते हैं? 4, लेकिन एक किंग इसमें आ चुका होगा, एक किंग इसमें ऑलरेडी आ चुका होगा, तो यहां केवल 3C1 बचेगा, 3C1 बचेगा। अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई तो क्वेश्चन तुम्हारा मोहब्बत से सॉल्व हो जाएगा। 52 यहां बच गया, NC1 की वैल्यू n होती है, तो 4 और 3 यहां बच गया, ये 16/52 आ गया। ये सॉल्व करके 44/13 दे देगा। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। बी ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तुम्हारा टाइम मुझे बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कंटेंट तुम्हें डिलीवर किया जाए, तुम्हें एक्सप्रेस में बिठाया जाए, तुम चाय नाश्ता करते हुए, मुस्कुराते हुए, पढ़ते हुए अपना रिवीजन भी कर लो, चीजें भी हो जाए, और ट्रेन ऐसे ही अपनी हाई स्पीड स्पीड से चलती रहे। स्टॉपेज इसके बहुत कम है, तो रुकेगी नहीं। पूरा लेक्चर जब खत्म होगा तभी ये रुकेगी। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, द लेटर ऑफ वर्ड्स रेशनल आर अरेंज्ड एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट लेटर विल बी एल। एल नहीं लगाने अपने, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसमें कितने वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको अरेंज करने का सैंपल स्पेस बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। इतने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब कह क्या रहा, उसी में से कोई एक केस तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा, कोई एक कंडीशन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा। अब एक कंडीशन उसने दे दी कि ऐसे अरेंज किया जाए कि लास्ट लेटर एल बन जाए, तो एल तो फिक्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अरेंजमेंट पे। एल तो उसने फिक्स कर दिया कि लास्ट प्लेस पे एल ही होगा। अब बचे कितने? 7 लेटर्स, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो रहे हैं। अगर कोई रिपीट हो रहा होता तो हम डिवाइड कर लेते, मान लो ओ 2 बार होता तो 2 से डिवाइड कर लेते। ये सब बेसिक चीजें मैं तुम्हें पहले भी बता के आया हूं और यहाँ पे भी सिखा रहा हूं। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पूरे गांव को पता होता है कि ये फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, पूरे गांव वालों को ये बात पता है। तो 7 फैक्टोरियल ऊपर लिखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/8। ऑप्शन बी ऑप्शन देखो, मुस्कुरा रहा, कह रहा मुझे टिक करो भाई और आगे बढ़ जाओ। मुझे टिक करो और आगे बढ़ो, क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो गया। ये भाई सिंपल सा मसला है क्वेश्चन होने का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूपीएससी ने ऐसे कई क्वेश्चन पूछे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो ऐसे भी करा दिए जाएं। बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैव ओनली 52 संडेज। देखो, अगर लीप ईयर होता है तो 52 फुल वीक होते हैं, है ना, और 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। इतना बात याद रखना, ये लीप ईयर में होता है। और नॉर्मल ईयर में क्या होता है? नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है, एक डे एक्स्ट्रा बच जाता है, 1 ऑड डे होता है। ये बात याद है तो तुम्हें काफी कहानी तुम्हारे लिए ये आसान हो जाएगी। पूछा क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर विल हैव ओनली 52 संडेज, यानी लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज बतेंगे। अब ये संडे ना होने पाए, केवल इतने ही संडे हो, तो यही तो कह रहा कि जो 2 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं वो संडे बिल्कुल ना हो। तो 2 एक्स्ट्रा डेज आने की, संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? दोनों पे किसी भी दिन संडे आ सकता है ना। 2 हो गया। टोटल डेज कितने 1 वीक में होते हैं? 7। ये संडे आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब वो कह रहा केवल इतने ही संडे आए, मतलब कोई एक्स्ट्रा संडे ना आए, तो 1 माइनस कर दोगे। जैसे ही 1 माइनस करोगे तो 5/7 में मुस्कुरा जाएगा, सी को टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर वो पूछता कि 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 52 तो आएंगे ही, अब 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2/7 हो जाता है आंसर। बात समझ में आई? नॉर्मल ईयर में अगर यही क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पे 1/7 होता, ठीक है, और उसको 1 माइनस करते। बात समझ में आई? क्योंकि उसमें एक ऑड डे है। तो ये मैंने तुम्हें कुछ समझाया, क्वेश्चन इस पे और भी आगे करेंगे, देखेंगे। देखो, फिर से क्वेश्चन एक वैसा ही आ गया, बोला इन अ नॉन लीप ईयर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, और कभी भी और दिख जाए तो प्लस लगाओगे। बात समझ में आई? 53 ट्यूसडेज और 53 थर्सडेज। सिंपल सा मसला मैं तुम्हें अभी समझा के आया हूं कि 52 तो होंगे ही होंगे, कंफर्म है, और प्लस 1 है, ऑड डे है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है संडे होने की? भाई 1/7। एक वीक में टोटल 7 डेज होते हैं और केवल तुम्हें एक पर्टिकुलर चाहिए, तो 1/7। लेकिन पूछा है और, तो प्लस क्या? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे की भी वही प्रोबेबिलिटी होगी, प्लस थर्सडे और थर्सडे, तो 1/7, तो ये 3/7 हो जाएगा। यही क्वेश्चन तुम्हें बी ऑप्शन टिक कर देना था। क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जा रहा है। क्लियर? अगर यही तुमसे पूछ लेता कि ना होने की तो 1 माइनस 3/7 कर देते। क्या कर देते? 1 माइनस 3/7। बातें पता चली?
इतना कंफर्म तुम्हें हुआ कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज आर दिस वन दिस वन दिस वन। बोलता कि 53 संडेज ना आए, थर्सडेज भी ना आए और फ्राइडेज भी, ट्यूसडेज भी ना आए, तो 1 - 3/7 कर देते। बात समझ में आई? वो तुम्हारा सोल्यूशन दे देता। तो इतनी सी बात तुम्हें बिल्कुल याद रखनी है, मुस्कुराना है और आगे बढ़ जाना है। ये सिंपल सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता चलूंगा, तुम्हारा सफर ये काफी मनोरंजन भरा होगा। तुम्हें जब कंटेंट समझ में आएगा तो गुदगुदी होती है। ये मैथ्स का सिंपल सा फंडा है। गाना गाना है, मुस्कुराना है और आगे बढ़ जाना है, और आगे बढ़ जाना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिख रखा है बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn at random. What is the probability of drawing 1 white ball and 1 black ball? बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं दी गई है। सिंपल सा तुम्हें सैंपल स्पेस सबसे पहले सोचना है, यही मैं सिखा के आया हूं। पूरे यूपीएससी के पेपर जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराए भी थे, लेक्चर पढ़ाया भी था, कि सिंपल सा तुम्हें सबसे पहले सैंपल स्पेस सोचना है कि टोटल बॉल्स कितनी है, 4 और 6 10, और 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो ये जितने भी 2 बॉल ड्रॉ करने के तरीके हैं सारे सैंपल स्पेस में लिख गए। अब तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 व्हाइट एंड 1। कभी भी एंड लिखा हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात। तो मैं क्वेश्चंस के दौरान ही मैंने तुम्हें सिखाया था कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एडिशन, जो समझ में नहीं बच्चों के आता है, ठीक है, या हम अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, उसको मैंने बताया था कि उसको पहचानोगे कैसे। नीचे 2 इवेंट हो रहे हैं तो ऊपर भी 2 होंगी। तो एक ब्लैक वॉल, व्हाइट वॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी एक की क्या होगी, क्योंकि एक ही व्हाइट होनी चाहिए। 4C1 एंड लगा है, मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इवेंट भी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि नीचे 2 थी, यहाँ पे 1 है, तो एक हो जाएगा 6C1। बस क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। सिंपल सी बात तुम्हें आनी चाहिए कि 4 × 6 हो जाएगा NC1, क्या n होता है, और 10C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। 10C2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सा कैलकुलेशन इसमें है और कुछ नहीं है। ये 10 × 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल × 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 2 फैक्टोरियल को तो 5 आ जाएगा, नीचे तुम्हारा 45 आ गया, ऊपर 24 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 8/15 आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कोई दे रखा ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रखा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। यही सब क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम प्रिसाइज होते हैं, कर नहीं पाते, बट काफी आसान है अगर तुम्हारा अप्रोच अच्छा है। अदरवाइज क्वेश्चन मुस्कुराएगा, तुम अलग बैठ के मुस्कुराओगे, एक दूसरे का रास्ता छोड़ के दोनों आगे बढ़ जाओगे। बोला अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस वन। 1 से लेके 1000 तक नंबर चूज किए जा रहे हैं। एक नंबर चूज किया जा रहा है तो सैंपल स्पेस चुपचाप लिख लोगे, क्या होगा 1000 का, क्योंकि एक ही नंबर चूज किया जा रहा, या 1000C1 लिखोगे तब भी 1000 मतलब होगा। अब क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट n इज अ नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड बाय 7 और रिमाइंडर 1 लेफ्ट कर रहा है तो पहला नंबर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। और तीसरा नंबर क्या होगा, 15 होगा, 14 + 1 है ना, 21 होगा। नेक्स्ट नंबर 22 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक रिमाइंडर भी हमें बचाना है। और लास्ट का नंबर क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 1000 को, जितना जाएगा उसमें +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 995 नंबर होगा, जो लास्ट नंबर होगा। 7 से 9994 डिविजिबल होगा, +1 हमें रिमाइंडर रखना है तो हम 1 और ऐड कर देंगे। एक क्या एपी नहीं दिख रही तुम्हें, बोलो भाई ये एपी नहीं दिख रही, ऐसे तुम्हें नंबर पता नहीं कितने हैं, लेकिन एपीजीपी पढ़ के आए हो। ये वही चेक करना चाह रहा, क्या तुम्हें एपीजीपी का कॉन्सेप्ट पता है। अगर कॉन्सेप्ट पता है एपीजीपी का तो हमारा क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? बोला है कि बताओ इसमें n क्या है, नंबर कितने, तो एपीजीपी से इसको सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर तो इतने हैं, लेकिन ऐसे नंबर कितने हैं जो 7 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचाते हैं। अब इसमें क्या करोगे, तुम्हें लास्ट नंबर पता है 995, L = A
प्लस n माइनस 1, n ही चाहिए तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनी फेवरेबल चीज तुम्हारी है, और कितना है 7 है इसका ही, तो कैलकुलेट करोगे तो इधर कितना आएगा 1 प्लस 7n माइनस 7, तो माइनस का 6 इधर, और इसमें ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1001 इक्वल टू 7n। n से इसको डिवाइड करोगे तो अपॉन 7, 1 आ जाएगा, 3 बचा, 4 आ जाएगा, फिर 3 बचेगा, 2 1, तो 143 नंबर। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया 143 अपॉन 1000। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ा फुद्दू टाइप का था, लेकिन इसमें ये सोचना तुम्हें ज्यादा पड़ रहा था। अगर ऐसा सोच ले गए, गलती से 1 अगर मिस हो जाता तब भी तुम्हारी गलती हो जाती। 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो उतना बचेगा या तो वो खुद नंबर ही बचेगा। ठीक है, बातें समझ में आई? तो ये हम इसको इस अप्रोच से कर सकते थे, क्वेश्चन आसानी से हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 2 3 टू 100। अब इसमें फिर वही कहानी कि हमारा सैंपल स्पेस में क्या होगा, कितने नंबर ले रहे हैं, एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं तो 100 हो जाएगा, 100C1 यानी 100। अब तुम्हें एक छोटी सी बात अगर ये पता होती कि क्या कि 1 टू 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 के बीच में। अगर ये बात पता होती तुम देख के क्वेश्चन ये कर देते। नहीं पता है तो करते क्या कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। बहुत तुम बड़े वाले इतने होंगे प्राइम नंबर ही नहीं पता होगा प्राइम नंबर क्या होता। बात समझ में आई? तो प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है 2, फिर 3 जो खुद से डिवाइड हो, जिसका खुद फैक्टर हो या 1 फैक्टर हो, उसके बाद क्या है 5, फिर 7, फिर 9 नहीं, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 11 13, ऐसे करके तुम लिख भी लेते। 25 नंबर लिखना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसका यूज हम करते हैं और कहीं ना कहीं यूपीएससी भी इसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो 25 अपॉन 100 ये बहुत टफ कैलकुलेशन है, तुम तो कर नहीं पाओगे भाई। ये कहां कर पाओगे? तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे लिए आसान ही है, 1/4, और ये कितना आ जाएगा 0.25, यानी ए ऑप्शन टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, हम आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है पार्ट 1 में जो 50-60% क्वेश्चन आते हैं हर साल यूपीएससी के, एनडीए में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इनमें से कई क्वेश्चन तुमको ऐसे ही सैंपल स्पेस बनाना, सॉल्व करना फंस जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारा पूरा माइंड मेकिंग बना देंगे। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, तुम आराम से कर लोगे। बोला द चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज 1/6। विनिंग मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज 1/6। ठीक है, what is the minimum number of matches India should play against Australia so that there is a fair chance of winning at least one match? Fair chance of winning at least one match, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? कितने मैच चाहिए? 1/6 विनिंग प्रोबेबिलिटी है। इसको delete। ये क्वेश्चन लिखा है, बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इन 4 थ्रोज ऑफ ए कॉइन। मैं तुम्हें पहले ही बता के आया हूं कि 3 कॉइन तक हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं। जैसे 3 से ज्यादा आता है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ऐसे डाइस में जैसे ही 2 या मैक्सिमम 3 डाइस तक हम कहां लगाएंगे, पार्ट 1, और जैसे ही वो 3 से ज्यादा डाइस थ्रो कराएगा तो हम पार्ट 2 में आएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। ये छोटी सी बात मैं प्रॉपर बता के आया हूं। बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इन 4 थ्रोज, तो 4 कर रहे हैं, 4 थ्रोज कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 चाहिए हमें। तो हमारे केसेस कौन से होंगे, मतलब एटलीस्ट 1, x इक्वल टू 1 निकालना है, x इक्वल टू 2 निकालना है, x इक्वल टू 3 निकालना है, ठीक है, और x इक्वल टू 4 निकालना है। एटलीस्ट मतलब उतना और उससे ज्यादा भी। तो हमें इतने केसेस निकालने हैं, और बचा कौन सा केस जिसमें कोई थ्रो ना आए।
तो हमें चाहिए कि 1 थ्रो वाला भी हो, 2 थ्रो वाला भी हो, मतलब 2 टेल वाला भी हो, 3 वाला भी हो और 4 वाला। हम इसमें एक स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, इस टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होगी और 1 में से ये वाला केस निकाल देंगे, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वही बचेगी। ये क्या है? x 0 पे, यानी 4c0 चुपचाप लिखोगे। p कितना होता है? p और q अपने आप पता होगा, एक कॉइन है तो 1/2, p और q क्या है? 1/2, यानी तुम्हारी फेवरेबल कितनी है? 1/2 और फेल होने की 1/2। क्लियर? तो 1/2 की पावर दोनों का डिफरेंस 4 और 1/2 की पावर 0। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। 1 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो 4c0 1 होगा, 1 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 15/16। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तुम सोच पाते कि इसे हमें अप्रोच कैसे करना है। वो मैं तुम्हें कायदे का सिखा के आया हूं, कायदे का बता के आया हूं। इस एक्सप्रेस में तुमसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, मुस्कुराते हुए, अपना चाय नाश्ता करते हुए, अपना पेन लेके पढ़ते हुए इस चैप्टर को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टाइम इज योर फ्यूल, टाइम बिल्कुल हमें बर्बाद ही नहीं करना है, टाइम हमें बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। बोल रहा है कि देर आर 2 चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज। देखो, एक बात तुम्हें बताता हूं कि 2 चिल्ड्रन हैं एक फैमिली में और बोला दोनों बॉयज हों, तो क्या क्वेश्चन ये तुम्हारा कॉइन जैसा नहीं है? या तो हेड हो या टेल हो, या तो हेड हो या टेल हो। तो उसके लिए क्या करते थे भाई? या तो गर्ल हो सकता है, बॉय हो सकता है, और 2 हैं और दोनों के चांसेस क्या होंगे? दोनों गर्ल हो, दोनों बॉयज हो, एक हो एक ना हो। यही तो चीजें होती थी किसमें? कॉइन में। तो बस वैसे ही क्वेश्चन होगा, इसमें 4 केसेस होंगे टोटल और एक केस ऐसा होगा जिसमें दोनों बॉयज होंगे। हेड टेल वैसा इमेजिन करो, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है और कुछ नहीं। हेड हेड और टेल हेड। ठीक, तो टोटल 4 चांसेस होंगे जिसमें वो दोनों लड़कियां हो सकती थी, दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, क्लियर? अब बोला दोनों बॉयज हो, एक ही केवल ऐसा चांस होगा जिसमें दोनों बॉयज होंगे। प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, मुस्कुराओगे, तुम्हें समझ में आ रहा, चीजें आसानी से हो रही और हम इसको फील कर रहे हैं कि एक्सप्रेस हमारी अच्छी खासी स्पीड से चल भी रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इन द फर्स्ट थ्रो ओनली। अब देखो, जैसे ही बोला 2 डाइस का केस है तो तुम्हारे माइंड में 6 into 6 चुपचाप चला जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इन द फर्स्ट थ्रो ओनली, केवल फर्स्ट थ्रो में ही वन आए और कभी वन ना आए। अब तो दूसरे थ्रो में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पहले थ्रो में वन आ चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 1/6 लिख रखा है, और दूसरे थ्रो में क्या चांस होगा कि केवल 5 टाइम्स ही आ पाएगा, क्योंकि बोल दिया है कि दूसरे थ्रो में 1 ना आए, केवल एक ही थ्रो में 1 आए, तो 5 into 1/36 यानी 5/36 ये पूरी प्रोबेबिलिटी हो गई जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। बस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा तुम सोचते हो और क्वेश्चन तुमसे हो जाता है। सिंपल सा है कि आज आज का तुम संभालो अपना, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग मत करो। आज का देखो, आज कितनी मेहनत कर सकते हो। वो कहते भी हैं कल का इंतजार मत करो, आज मेहनत करो, सपनों की राह पर कदम भरो। सिंपल सा मसला है, आगे बढ़ो, मुस्कुराते रहो और अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बनाए रखो। जिससे होता क्या है, माइंड बहुत प्रेशर में नहीं आता और तुम धीरे थोड़ी थोड़ी बातें अच्छे तरीके से सीखते रहते हो, क्योंकि लास्ट में तुमने एक बात देखी होगी, एग्जाम जितना ही नजदीक आता है उतना तुम्हारा माइंड और अच्छा एक्टिव हो जाता है, तुम्हारी ढेर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तुम्हें मेहनत मेहनत और लगे रहना, ये सब चीजें, एक प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर बहुत ही अच्छी चीज होता है ना? और मुस्कान से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं, हौसले से बड़ी कोई दौलत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हौसला है तो चीजें तुम पार कर जाओगे, नहीं हौसला है तो सब होते हुए भी हारते रहोगे। क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जैसे 2 कार्ड्स और 52 कार्ड्स, तुम्हारा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए 52c2। बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर किंग। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हारा फेवरेबल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट ये हो जाएगी, टोटल सैंपल स्पेस ये हो गया। ये कैलकुलेशन, इसको सॉल्व करोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन में तुम बहुत ही स्मार्ट होने चाहिए। 52 फैक्टोरियल अपॉन
52 माइनस तो 50 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लोगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू ये 50 ऊपर जाएगा, 2 फैक्टोरियल भी जाएगा, नीचे इसको 52 इंटू 51 लिख लोगे और 50 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट कर देगा। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 नीचे 52 51 बचा। अब ये आसान है, कैलकुलेट कर लोगे, 3 वन जा 3, 2 बना, 2 बचा, ये आ गया, कैलकुलेट करोगे, ये 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/221 तुम्हें सोल्यूशन दे देगा। सी ऑप्शन टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। कैलकुलेटिव मिस्टेक तुम्हें नहीं करना है, तुम इसको अपने आप से आराम से देखोगे कि तुमसे कहीं पे कैलकुलेटिव मिस्टेक होने ना पाए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन एक गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 persons work independently on a problem if the respective probabilities that they will solve it। 3 लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज 1/3, 1/4 और 1/5 दे रखी हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट नन कैन सॉल्व इट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कोई उसको सॉल्व ना कर पाए, और ये प्रोबेबिलिटी क्या दी गई, सॉल्व होने की। तो क्वेश्चन सॉल्व तीनों कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट नन कैन सॉल्व इट, ठीक है, कोई ना सॉल्व कर पाए, बातें पल्ले पड़ी। तो उसको कोई ना सॉल्व कर पाए कि मतलब तीनों सॉल्व कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो केवल एक ऐसा सिंगल केस होगा जिसमें तीनों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वो क्या होगा कि इनके सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी है ना। जब ये तीनों अटेम्प्ट करेंगे और तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, 1 - 1/3, 1/3, 1 - 1/4 और 1 - 1/5। प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों एक साथ ट्राई करेंगे, तो इवेंट में तीनों इंक्लूडेड रहेंगे। और तीनों अदरवाइज और सारे केसेस क्या बचे, कोई एक सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो जाएगी, दूसरा सॉल्व कर देगा या तीसरा सॉल्व करेगा, तीनों एक साथ करेंगे, दो कोई करेंगे। तो सारे केसेस वो हैं जिनमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये केवल एक ऐसा केस है जिसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2/5 इसका तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो तुम्हें इसको ऐसे करके सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। बोला a box contains 3 white and 2 red balls. A ball is drawn and another ball is drawn without replacing first ball. अब क्या कर रहे हैं कि हम 3 व्हाइट और 2 रेड बॉल्स हैं, लिख लेंगे छोटा सा कि 3 व्हाइट हैं और 2 रेड बॉल्स हैं इस बॉक्स में। अ बॉल इज ड्रॉन एंड अनदर बॉल इज ड्रॉन, यानी दो बॉल्स ड्रॉ की जा रही हैं, दो बॉल ड्रॉ की जा रही हैं। अब बोल क्या रहा, फर्स्ट बॉल, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल टू बी रेड without replacing first ball, then the probability of second ball to be red। देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा क्या है कि रिप्लेस हम नहीं कर रहे हैं, यानी जो बॉल निकाल रहे उसको रख नहीं रहे। तो पहली बॉल व्हाइट है तो 3 व्हाइट बॉल निकालेंगे, तो 3 पहली बॉल जो निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5। टोटल बॉल कितनी, 5 है ना। लेकिन अब उस बॉल को दोबारा नहीं रखेंगे, और दूसरी बॉल हमें चाहिए क्या, रेड चाहिए, तो 2/4 बॉल्स कितनी बची, क्योंकि ये तो एक निकाल दी ना हमने। क्लियर। तो एक केस ये हो गया। अभी एक केस और ऐसा बचा है कि जब पहली बॉल भी रेड हो, ये तो बताया नहीं उसने पहली रेड नहीं हो सकती, तो पहली बॉल भी रेड हो, तो पहली रेड बॉल होने की, तो रेड बॉल है कितनी, 2 है, 2/5 आएगा। अब एक बॉल वो हम दोबारा नहीं रख सकते, तो हमारे पास बची होगी कितनी रेड बॉल, केवल एक बॉल बचेगी, और सेकेंड बॉल अभी भी रेड है, यहां भी सेकेंड बॉल रेड है। केवल उसने ये बोला है कि सेकेंड बॉल रेड हो, लेकिन फर्स्ट में दो केसेस में बन जा रहे हैं कि पहले में सेकेंड तब भी भाई रेड हो सकती है जब पहली रेड ना हो, और पहली रेड हो तब भी सेकेंड रेड होने की पॉसिबिलिटी है। तो 1 क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि हम बॉल दोबारा रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। एक से ज्यादा केस बन रहा है और वाला केस है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे। ये छोटी छोटी बात तुमको पता होगी तो क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, नीचे 20 आ जाएगा और ऊपर 6 और 2 8 आ रहा है। 8/20 ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे।
2/5 यानी बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन ये दे रखा, इट इज गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, मैंने बोला है सेट रिलेशन सेट से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं और हमें एक टैकल कैसे करना, थोड़े से लिमिटेड फार्मूले होते, अगर उतने हमने जान लिए तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाता है। बोला है इट इज गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, एक छोटी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसके इसके फॉर्मूले सभी याद तुम्हें होने ही चाहिए, क्वेश्चन तुम्हारा निकलेगा, ये इसमें श्योरिटी होती। ए अपॉन बी 1/2, बी अपॉन ए 2/3, देन पीवी की वैल्यू पूछी। एक छोटी बात यहां पे नोट कर लो कि पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, पी ए वाई बी, ए ऊपर है तो ये ऊपर रहेगा, और पी बी अपॉन ए, बी ऊपर है तो ऊपर रहेगा। इस तरीके से याद कर लो, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, होता वहीं से है, अगर भूल भी जाओ तो हम उन्हीं पहले वाले फॉर्मूलों में पुट करेंगे। पी ए की वैल्यू 1/4 दे रखी है, पीवी की वैल्यू पूछ रहा है, चलो अच्छी बात है। पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, और पी बी बाई ए की 2/3 दे रखी है। बस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इधर कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है। 3/4 इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 1/4 इंटू 3/4, और उधर पीबी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पीबी आ जाएगा। बातें समझ में आई, बात समझ में आ गई। 3/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 मिनट इसमें रखते हैं, ये डायरेक्ट स्टेप नहीं लिखते हैं। 3/4 उधर आ गया, इसकी वैल्यू 3 उलट जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और ये क्या चल रहा है इधर, 1/4 चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, पीवी चल रहा है, ये आ गया 3/4, क्लियर। 3/4 आ गया तो ये पीबी इधर ले आओगे तो पीबी इस साइड आ जाएगा, 1/4 यहाँ चल रहा है, 3/4 अपॉन में आएगा तो ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो पीबी की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन टिक करोगे, आराम से तुम्हारा क्वेश्चन ये हो जा रहा है और आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है पी ए की वैल्यू 0 to 1 के बीच में बोला है, पी बी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में बोला है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने लगा है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें करा देना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पी ए यूनियन बी, उसने अपना पूरा फॉर्मूला दिया है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे पी बी दे रखा है, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, और माइनस पी ए इंटू पी बी दे रखा है, ये वैल्यू गिवन। यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन भी होता है, लेकिन दिया है पी ए पी बी, इसका मतलब ये इवेंट कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट। यही तुम्हें ऑप्शन में ढूंढना है और क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें ऐसा किस ऑप्शन में लिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, केवल इसमें दिख रहा है कि पी ए इंटू पीबी हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ओपन करके भी देखते हैं। पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री या बी नॉट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन नॉट, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और अगर इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। बस इस कंडीशन को जो तुम्हें हिंट दे रखा था, केवल और केवल सी ऑप्शन सेटिस्फाई करना, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा कि तुम्हें बिल्कुल इसको बताना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाने की ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इस वजह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तुम्हारा एक तो माइंड मेकिंग क्लियर हो जाएगी, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से बनने भी लगेगा। ये छोटी छोटी कहानी तुमको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिख रखा है कि पीए की वैल्यू दे रखी है, और इस पूरे की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये उलट जाता है, इतना तुम्हें पता है कि ये हो जाएगा ए नॉट ए डैश का डैश यूनियन बी डैश का डैश। अब ये सिंपल सा डैश का डैश फिर से वही हो जाएगा, नॉट का नॉट निकालोगे तो ओरिजिनल इवेंट निकल आएगी तुम्हारी, पीए यूनियन पीबी, ये सिंपल सा ये निकल के आ गया। इसकी वैल्यू 3/5 दे रखी है, वैल्यू तुमसे पीबी की पूछी है, वैल्यू किसकी पूछा है, पीबी की पूछा है, क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बोला इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तुम्हें क्या पता होता है, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटू पीबी हो जाएगा, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी के बराबर, यूनियन बी की वैल्यू 3/5 निकली है, तुम्हें पीवी की वैल्यू निकालनी है, तो 3/5, पी ए की वैल्यू 1/2 दे रखी है, इसकी एक्स लेट कर लो, 1/2x हो जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन तुम्हारी बची,
3/5 इधर चल रहा है, ये -1/2 हो जाएगा और 1/2 x बचा है। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होगी, तुम्हें 1/5 मिल जाएगी। ये x की वैल्यू यानी पीवी की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन कुछ नहीं करना था, थोड़ा से कभी कभार इन चीजों में जो सेट्स की प्रॉपर्टी होती उनमें फंसा लेता। इस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, केवल सेट्स के कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जा रहा है। इसमें बी ऑप्शन टिक कर दोगे और चुपचाप आगे बढ़ जाओगे कि क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ये फिर से क्वेश्चन आ गया। अब तुम्हारी स्पीड काफी बढ़ जानी चाहिए। पीए पीवी दिया है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछा है, पी बी अपॉन ए की वैल्यू पूछा है, तो पीए क्वाइट ऑब्वियस नीचे होगा, पीए नीचे होगा 1/2 पुट कर दो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी स्पीड इतनी हो जानी चाहिए 1/2 की एक्सप्रेस की स्पीड अब और बढ़ जानी चाहिए भाई। 1/2 हो गया और ऊपर इंटरसेक्शन भी होता 1/4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ गया, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। हम आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कोई गलती ना होने पाए हम क्रॉस चेक करेंगे। ए बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए की वैल्यू 1/3, पी वी की वैल्यू 1/4 दे रखी है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है और दोनों नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं तुम्हें क्या बता के आया हूं, इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या अप्लाई करोगे वो तुम्हें पता है कि दोनों में जब नॉट लिखा हो, अगर तुम्हें नहीं भूल गए हो तो सिंपल सा अपना वाला फंडा लगाओगे। क्या लिखोगे कि पी जहां जहां नॉट है वहां वहां नॉट लिखोगे, नीचे ए नॉट है तो पी ए नॉट लिखोगे। अब इसमें लगाओगे क्या, ये कैसे लगाते हैं, ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख लेते हैं, बात पता चली, और नीचे 1 माइनस पी ए लिख लेंगे। यूनियन की वैल्यू नहीं दी गई कोई बात नहीं, तो 1 माइनस ब्रैकेट्स पी ए यानी 1/3 प्लस पी वी 1/4 और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन भी होता है यूनियन की जगह 1/5। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन बची है, इस कैलकुलेशन को कर लोगे। ये सिंपल सी केवल और केवल कैलकुलेशन बची है। अपॉन में क्या आएगा, 2/3 आता रहेगा, ऊपर 1 माइनस इसका सबका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, ये सब एलसीएम ले लोगे, सॉल्व कर लोगे इसको, कितना आएगा 20 60 आएगा एलसीएम इसका। 60 एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और ऊपर 15 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस सबको सॉल्व करोगे तो नीचे 2/3 तुम्हारा चल रहा था, सिंपल सी बात थी, तो ऊपर ले जाओगे उसको 3/2 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन 60 माइनस से पूरा हो जाएगा तो बचेगा 37, 37 अपॉन ये 60 तुम्हारा चल रहा था, इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 आ जाएगा, 40 नीचे आ गया, ऊपर 37, 37/40 कोई ऑप्शन दिख जाना चाहिए, तुम्हारा ए ऑप्शन दिखा, ए ऑप्शन को टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। केवल कैलकुलेशन है छोटी सी और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो सबसे एक्सट्रीम क्वेश्चन ये होगा जिसमें पी बी ए नॉट और बी नॉट दोनों पे नॉट लगा होगा, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेटिव तरीके से पूछे जाते हैं, इस वजह से मुझे लगा कि तुम्हारी अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस करा दी जाए कि क्वेश्चन तुमसे कोई गलत ना हो। ए बी टू इवेंट्स हैं, ए और बी की वैल्यू ये दे रखी है, यूनियन की वैल्यू इतनी रखी, ए बी की वैल्यू पूछी गई है। सिंपल सा मसला है, इंटरसेक्शन की वैल्यू उसमें नहीं लिख रही है, दिख रही तुम्हें, है ना। इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं दिख रही, यूनियन की वैल्यू दी गई है, तो क्या करोगे, अपॉन में क्या आएगा, पीबी आएगा, पीबी की वैल्यू 5/8 दे रखी है, इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालोगे, पी ए प्लस पी बी, तुम फॉर्मूला वहां नहीं लिखोगे, तुम सीधे सीधे वैल्यू लिखोगे, माइनस पी ए यूनियन बी होता है, ये बात तुम्हें पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये 3/8 प्लस 5/8 प्लस माइनस का 3/4 अपॉन 5/8, ये कैलकुलेशन बचा, केवल 8 एलसीएम ले लोगे, ऊपर 8 आ जाएगा, 8 माइनस 6 तो 2/8 आ गया, नीचे 5/8 आ गया, तो 2/5 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, अब ये करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, इसको देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देख के हो जाने चाहिए आराम से, इन क्वेश्चन में तुम्हें फंसना नहीं है, क्वेश्चंस वैल्यूज इनकी निकल आती है। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं, इसकी वैल्यूज मिनिमम मैक्सिमम करके यूपीएससी पूछता है। देखो इसमें दे क्या रखा है, ए एंड बी आर गिवन दैट पी ए की वैल्यू दे रखी है, चलो अच्छी बात है, पी ए की वैल्यू हम नोट कर लेंगे, 0.8 दे रखा है, और पीबी की वैल्यू दे रखी है 0.7, तुम्हें वहां नोट भी नहीं करना, सीधे फॉर्मूले में पुट करना है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि इस फॉर्मूले का यूज करोगे, पी इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए यूनियन बी, जब कुछ ना दिया जाए। अब पी ए पीवी की वैल्यू कितनी है 0.8 प्लस 0.7 माइनस इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं तुम्हें पहले ही बता के आया था, वो कई क्वेश्चंस में रिपीट हुई है, चाहे वो फॉर्मूले के फॉर्म में यूपीएससी पूछे या तुमसे डायरेक्ट पूछे, ये नहीं भूलना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ये -1 यहां पे करोगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है -1। जब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी में से एक मैक्सिमम वैल्यू लेस करोगे तो मिनिमम ही तो होगा, वो वैल्यू मिनिमम ही तो आएगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, ये 87 यानी 1.5 -1 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक कर दोगे और चुपचाप आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, वैल्यूज दे रखी हैं, बोला है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पी नॉट ए वैल्यू दे रखा है। देन इसमें क्या क्या सही है क्या गलत है, देखो तुम्हें मैं सिखा के आया था कि जब कभी यूनियन इंटरसेक्शन दोनों की वैल्यू लिखी हो तब तुम ऐसे फॉर्मूला यूज कर लोगे, पी ए यूनियन बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी वैल्यूज दे रखी हैं। यूनियन बी कितना है 5/6, इंटरसेक्शन कितना है 1/3 है, नॉट ए तो एक वैल्यू निकल आएगी, 1/2 वो भी आएगी, 1 माइनस करोगे, और पीवी की वैल्यू पूछी गई है। पीवी कितना निकला है तुम्हारा, पीवी तुरंत निकल आएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 6 एलसीएम हो गया तो कितना ऊपर आएगा 5 प्लस 2 यानी 7/6 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ऊपर 7 हो गया माइनस 3 हो गया 4/6 यानी 1/3 वैल्यू आ गई, 1/3 वैल्यू पीबी की तुम्हें मिल गई है। 5/6, एक मिनट कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, 1 प्लस 1/3 तो 6 एलसीएम लोगे 7 आएगा, प्लस का है, हाँ 5 2 3 2 जा 6 प्लस 7 हो गया, ये हाफ उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 3 जा 6 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 करोगे 4, 4/6 2/3 आएगा, 2/3 ठीक, ये मिस्टेक हो रहा था, 2/3 आ गया। अब बोला क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, तो पीबी की वैल्यू 2/3 आ रही तो ये तो करेक्ट है। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पीबी बराबर आ रहा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा 1/3, पी ए कितना आ रहा 2/3 इंटू 1/2, 1/3 आ रहा, मतलब ये भी सही हो गया। पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ रही 5/6, 5/6 ठीक है ना, 5/6 क्या ये ग्रेटर है पी ए प्लस पीबी, पी ए कितना है 1/2 और पीबी कितना है 2/3, यही तो है, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, और 3 2 जा 2 3 जा 6 तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 4 आ जाएगा, यानी 7/6 नहीं, ये ग्रेटर नहीं है, तो यही ऑप्शन तुम्हारा गलत दे रखा है, सी ऑप्शन ही गलत है, इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला A and B are two events such that PA equal to this one and PB equal to this one, then consider the following statement. The minimum value of PA union B is 3/4, 3/4 ठीक है, and the maximum value of PA intersection B is 5/8, PA और PB दोनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और मिनिमम पूछा है पी ए यूनियन बी की वैल्यू, ठीक है, तो मिनिमम में क्या निकालते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यूनियन के केस में, ये मैं फॉर्मूला तुम्हें प्रॉपर केस 1 में बता के आया हूं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही यूनियन वाले में मिनिमम वैल्यू दे देती है, तो 3/4 है तो ये करेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो लिखा के भी आया हूं, ये मैं लिखा के आया, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाला था और तुम्हें पहले चैप्टर में बता के भी आया था, ये फॉर्मूला लिखा के भी आया था कि जब मैक्सिमम वैल्यू पूछे इंटरसेक्शन बी की, जो उसमें तुम्हारा मिनिमम होगा वो वैल्यूज होगी तुम्हारी क्या, ए और बी में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो सोल्यूशन होगा, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बोथ टिक कर दोगे आगे बढ़ जाओगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं तुम्हें सिखा के आया था कि ये क्वेश्चन रिपीट करता यूपीएससी पूछता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी, पी नॉट बी की वैल्यू दे रखी और पी ए अपॉन बी की वैल्यू दे रखी, तो पी बी अपॉन ए की वैल्यू पूछा है। मैं तुम्हें बता के आया हूं कि ये फॉर्मूला ये भी होता है पी बी अपॉन ए, तो यहां पे क्या रखते हैं, यहां पे सिंपल सा ये होता है पी ए क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे होता है पी बी क्योंकि बी ऊपर है। अब वैल्यू जिसमें सारी दे रखी है, नॉट ए दिया गया है,
तो ऊपर क्या कर लोगे 1 माइनस 7/10 कर लोगे, और नॉट बी दे रखा है, नॉट बी दे रखा तो 1 माइनस 3/10 कर लोगे, और इधर क्या करोगे पी ए अपॉन बी की वैल्यू दे रखी 3/14 और इसकी वैल्यू पूछी है x, वो वैल्यू तुम्हें निकालनी। अब सिंपल सी केवल कैलकुलेशन बची है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। 10 एलसीएम लोगे तो नीचे यहाँ कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है, और 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 3 आ रहा है तुम्हारा, नीचे 7 आ रहा, ठीक है। उस साइड क्या बचा है, तो x यहाँ ले आओगे, 3/7 इस तरफ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करते टाइम मिस्टेक नहीं करोगे, जो अमूमन होती है ये मिस्टेक, अपॉन में 3/7 आ जाएगा पूरा, और क्या चल रहा x चल रहा, तो 7 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये सोल्यूशन तुम्हें दे देगा, डी ऑप्शन टिक कर दोगे और चुपचाप आगे बढ़ जाओगे। ये फॉर्मूला मैंने 2 बार तुम्हें रिपीट कराया जिससे तुम्हें याद हो जाए, बिल्कुल मिस्टेक होने के चांसेस तुम्हारे बहुत कम हो जाए, इस वजह से ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें रिपीट करा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये भी चीजें तुम्हें बिल्कुल आनी चाहिए, अगर ऐसा दे रखा हो कहीं पे तो तुम्हारा माइंड क्या चलेगा, तुम्हें चुपचाप किसका फॉर्मूला पता है, पी अपॉन बी का क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जो नीचे है उसको नीचे लिख लेंगे। बातें क्लियर हुई, यही तो तुम्हें पता है, तुम्हें बात यही पता है छोटी सी, पी ए अपॉन बी इज लेस देन पी ए बोल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें अप्रोच क्या लगाना है, करना क्या है, सिंपल सा, ये फॉर्मूला पता है तो यानी P हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, P पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये क्या दे रखा है लेस देन पी ए दे रखा है। फॉर्मूला तुम्हें वहां लिखना नहीं, तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए, सीधे सीधे ये स्टेप लिखोगे, मैं तुम्हें केवल समझाने के लिए लिखे दे रहा हूं। अब पीबी को उस तरफ लिख जाओ, लेके जाओ, तो पीबी तुम उस तरफ ले गए तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी ए नीचे ले आओ, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया और तुम पी ए को नीचे ले आए। अब ये क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगा पी बी अपॉन ए, जो नीचे होता था वही नीचे लिखा, लेस देन पीबी, ये हो जाएगा। कोई ऑप्शन ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये पहला ऑप्शन ही दिख रहा, पीबी अपॉन ए इज लेस देन पीबी, इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन है तुम्हारा हो गया, बस इतना ही टाइम तुम्हें लगाना था। अब देखो, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। बेस थ्योरम में पहले इनिशियल इवेंट्स होते हैं, अगर 3 बैग दे रखे हैं तो हम, या 2 बैग दे रखे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करने की 1/3 1/3 1/3 ले लेते हैं, सिंपल सा है। बोल रहा है देयर आर 3 बैग्स व्हिच आर नोन टू कंटेन 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल एंड 3 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। देखो चुपचाप 3 बैग बना लोगे, ये बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं जिससे तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाए। 3 बैग दे रखे, 2 व्हाइट 3 ब्लैक, पहले में 2 व्हाइट और 3 ब्लैक है, दूसरे में क्या है 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक है, और तीसरे में क्या है 3 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इनमें 2 इवेंट हम लेते हैं, E1 E2 और E3 लेते हैं कि किस बैग से क्या इवेंट हो रही है। ये बैग सेलेक्ट करने की इवेंट है तो 1/3 बैग है तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, 2 बैग होते तो 1/2 1/2 होता। ये इनिशियल इवेंट्स इनको बोलते हैं। अब तुम्हें चाहिए क्या, अ बॉल इज, केवल एक बॉल निकाली जा रही है एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड फाउंड टू बी अ ब्लैक बॉल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहचानो कैसे, एक कंडीशन ऐसी दे रखी होगी फिर बोलेगा वो ब्लैक बॉल है, अब बताओ कि ये ब्लैक बॉल कहां से आ रही है, इस टाइप की अगर होगी, या पूछ लेगा बताओ कि ये बॉल ब्लैक है, टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल ब्लैक है, और पूछ लेगा कि ये इस बैग से निकली हो तो उसको बेस थ्योरम कहते हैं। सिंपल सी कहानी है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, क्वेश्चन आएगा, लेंदी क्वेश्चन होता, लेकिन करते उसको शॉर्ट में ही है, आसानी से हो भी जाता है। अब हम लिखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ए हमने लेट कर लिया कि वो ब्लैक है, क्या है ब्लैक है, तो सबसे पहले उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं कि पी के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 इवेंट हमारे पास हैं तो 3 बार हम निकालेंगे। जब हमने पहला ब्लैक सिलेक्ट किया यानी 1/3, तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, क्या है 3/5। जब हमने दूसरा ब्लैक सिलेक्ट किया मतलब 1/3, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना, तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, क्योंकि इसमें ब्लैक बॉल 1 है। ऐसे जब हम थर्ड बैग सिलेक्ट करेंगे तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल बॉल कितनी है
10 है और 7 ब्लैक है, तो 7/10 क्योंकि एक ही बॉल निकाल रहे हैं। ये टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर पूछता कि बताओ उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब इतनी लिख देते। इसमें मैंने तुम्हें दोनों क्वेश्चन बता दिए टोटल प्रोबेबिलिटी के। ये टोटल प्रोबेबिलिटी अगर पूछता कि बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बॉल अगर ड्रॉ की जा रही है कि वो ब्लैक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहीं तक करके छोड़ देते। अब वो कह रहा है आगे भी, तो ये बेस थ्योरम हो गया। बोला देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग कंटेनिंग द मोस्ट ब्लैक बॉल्स, या ऐसे भी बोल सकता था थर्ड से। अब मोस्ट कौन सा है, ये वाला, तो फेवरेबल हमारी ये हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 1/3 इंटू 7/10 करेंगे और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, और जो हमारी फेवरेबल होगी, जो बोल रहा है वो फेवरेबल हो जाएगी। तो ये क्या कंडीशन हो गई कि ये उस बैग से निकली है, कौन से थर्ड बैग से निकली है, और कैसी है, ये ब्लैक बॉल है। इसी को बेस थ्योरम बोलते हैं। ये सिंपल सा, तुम्हें कैलकुलेशन बहुत कम होती, क्वेश्चंस को तुम्हें तोड़ना पड़ता है, तुम्हें समझना पड़ता है। मुझे लगा तुम्हें एक क्वेश्चन समझा देना चाहिए, जिससे तुम्हारी चीजें आसान हो जाए, तो तुम आगे की क्वेश्चन भी समझ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारे होने भी लग जाएंगे। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, सॉल्व होके यहाँ पे नीचे लिखोगे, ऊपर इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो वैल्यू तुम्हें दे देगा 7/15। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यही पूछ रहा था, ए ऑप्शन टिक करोगे। इसमें कैलकुलेशन होता है, मुझे समझाना था तुम्हें कि इस क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। कैलकुलेशन तुम कर लोगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इस क्लास में। इस क्लास का पर्पज है तुम्हें बिल्कुल समझा देना, तुम्हें हर वो चीजें बता देना कि किस चैप्टर को किस माइंडसेट के साथ करेंगे, किस क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे। हम इसमें आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमारा आएगा। फिर से क्वेश्चन बोला अ बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स एंड बी कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रैंडमली चूजन बैग। अब देखो, ज्यादा कहानी अगर दी जाए, या तो टोटल प्रोबेबिलिटी का होगा, या तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा। तुम्हें छोटी सी बात याद रखनी है, तो फिर से छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये बेस थ्योरम का है, टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ में बेस थ्योरम मिक्स करके देखता है। बोला है फ्रॉम बैग बी प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। जैसे उसमें बोल दिया था कि जिसमें सबसे ज्यादा बॉल हो, तो उसको भी सिंपल उसी तरीके से करेंगे। 2 व्हाइट और पहले बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, और दूसरे बैग में क्या है, 2 व्हाइट 3 रेड, दूसरे में 4 व्हाइट और कितनी है, 5 रेड बॉल। दो बैग हैं, तो इवेंट E1 E2 क्या होंगी, पहले बैग को सिलेक्ट करना, E2 क्या होगी, दूसरे बैग को सिलेक्ट करना। ठीक है, बॉल क्या है, रैंडम चूज बैग फाउंड टू बी रेड। अब बॉल रेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने ए लेट कर ली। अब इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रेड बॉल होगी, तो हम कैसे लिखना तुमको सिखा के आए थे कि ये इनिशियल इवेंट 1/2 पहले बैग से तुमने सिलेक्ट किया, और रेड होने की प्रोबेबिलिटी, एक बॉल निकाली जा रही है, ठीक है ना। रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 3/5 है। बातें क्लियर हुई। प्लस दूसरे की बैग की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/5 4 9 है। ये पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल तो रेड हो, लेकिन वो सेकंड बैग से निकली हुई हो। तो कैसे निकालते हैं, ये पी ए तुम्हारा पूरा अपॉन में आ जाएगा। ये तुम्हें सिखा के पीछे क्वेश्चन में आया था। पी ए सैंपल स्पेस पूरा अपॉन में आ जाएगा, और वो किस बैग से हो, बैग बी से हो, तो बैग बी की ये वाली प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 5/9 करोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा निकल आएगा। इसका तुम सोल्यूशन निकाल के कमेंट करोगे क्वेश्चन कितना तुम्हारा आया। इस क्वेश्चन का तुम आंसर बताओगे, केवल और केवल कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेशन तुम खुद से कर लोगे, और इसका कमेंट में मुझे आंसर बताओगे कि इसका आंसर तुमने कितना निकाला। बातें समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई, तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन आया, मैं कराया दे रहा हूं जिससे तुम्हारी चीजें बिल्कुल सॉलिड हो जाएं। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला बैग ए कंटेन्स 4 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। चलो हम बना लेते हैं। 4 green 3 red balls, and bag B contains 4 red and 3 green balls. One bag is taken and random. कभी भी ये लैंग्वेज बोले one bag taken is random, a ball is drawn from वन बैग एंड सेकंड बैग, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्या होगा, E1 E2 प्राइमरी इवेंट, दो बैग हैं तो E1 1/2, E2 क्या हो जाएगा 1/2। द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम बी, सेम क्वेश्चन है, तुम्हें बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से करना है। मैं अब ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं कि तुम्हें इसको सॉल्व करके बताना है। करोगे क्या, उसमें रेड था, इसमें ग्रीन बॉल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगी, तो सबसे पहले पी ए निकाल लोगे 1/2। अब ग्रीन बॉल कितनी है, 4 है, तो 4/7 हो जाएगा, प्लस ये बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और इससे ग्रीन बॉल निकालोगे 3/7। बात है समझ में आई? कैलकुलेट कर लोगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, सिंपल सा। और तुम्हें पता क्या करना है कि बॉल वो ग्रीन है, लेकिन बताओ ये कि वो सेकंड बैग से आई है, बी बैग से आई है, यानी E2।
बी वैक्यू क्या है E2। कैसे लगाते हैं, अपॉन में PA करते हैं, तुम्हारा फेवरेबल क्या है सेकंड वैक से आने का, ये 1/2 इंटू 3/7, सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमें आंसर इसका कमेंट कर दोगे। इतना सा तुम्हें अब सीख चुके होगे, इतनी चीजें तुम्हें आ गई होंगी, यही मुझे तुम्हें सिखाना था मेरे भाई। ये छोटी छोटी बातें जो बेस थ्योरम की काफी टफ होती है, मैंने 2-3 क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें समझाया कि बेस थ्योरम में ऐसा ही होगा। यूपीएससी पूछता है कि इसमें इतना डिफेक्टिव फैक्ट्री में चीजें बनी, बी फैक्ट्री में इतनी डिफेक्टिव चीजें बनी, सी फैक्ट्री में इतनी डिफेक्टिव चीजें बनी, तो उनको E1 E2 E3 लेट कर लोगे, 3 है तो 1/3 1/3 हो जाएगा। या हो सकता है कि वो पर्टिकुलर कोई वैल्यूज दे भी दे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इवेंट की पहले होने की प्रोबेबिलिटी ये है, देन आफ्टर तो दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जाएगा तो तुम सिलेक्ट करने की अपने ऐसे करके लेट कर लोगे। बेस थ्योरम में इतना ही था, काफी ये डरावनी चीजें होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने तुम्हें समझाया। अपनी स्टैंड को आगे बढ़ाते रहते हैं। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल हमें हार नहीं मानना है, जितना हमें टाइम बचा है अपना बेस्ट देना है, अपने को मोटिवेट रखना है, चीजें बहुत स्मार्टली करनी है। मैं शॉर्ट नोट्स, लास्ट में रिवीजन कैसे करना चाहिए, तुम्हें पीवाईक्यूज का यूज कैसे करना चाहिए, सब कुछ बता चुका हूं। अब उन बातों को बार बार क्या बताना, जो चीजें तुम्हारी जरूरत के हैं उनको पूरा तुम्हें नोट करके स्ट्रेटेजी बना के रखना है, ठीक है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, इतनी बात हमेशा याद रखना। और सपनों को पाने का मैं बोला था, कल भी बोला था कि सपनों का पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाग जाओ। मेहनत की राह पे ही मंजिल मिलेगी तुम्हें, ऐसे नहीं मिलेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। चीजें आसान होती हैं, तुम्हें उन्हें आसान बनाना पड़ता है। इस यही मैं तुम्हें दिखाने के लिए भाई खूब पढ़ाई लिखाई हुई, तुम भी पढ़े होगे लिखे होगे सब चीजें, हमारा मतलब वो था ही नहीं। मुझे मतलब था तुम्हारा माइंडसेट क्लियर कराना, तुम्हें चीजें दिखाना कि देखो हाँ चीजें ऐसे भी होती। मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटी पार्ट्स में ब्रेक करके बताया कि उसको अप्रोच कैसे करोगे, क्वेश्चंस को देखोगे कैसे, पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे। हाँ ये फर्स्ट टाइप का प्रोबेबिलिटी है, ये अच्छा ठीक है सेट्स पे लगेगा, सेट्स के कौन से फॉर्मूले हैं, अच्छा ठीक है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे लगेगा, ये बेस्ड और टोटल प्रोबेबिलिटी का हो गया। तो ये चीजें मैंने छोटी-छोटी तुम्हें सिखाई थी कि कॉइन का आ जाएगा कैसे हैंडल करोगे, डाइस का आ जाएगा कैसे हैंडल करोगे। कभी भी डिमोटिवेट हो, एक लेक्चर उठा के देख लो जाके, तुम्हें वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब तुम्हें लास्ट में जितना टाइम बचा है मैक्सिमम रिवीजन ही करना है। क्वेश्चन ने लिखा है, बोला है द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन इक्वल टू 6। तुम्हें मैं छोटी सी बात बता के आया था कि मीन इक्वल टू एनपी लिख लोगे 6 है, वेरिएंस वेरिएंस एनपी क्यू होता है, ये कितना दिया गया 2 दिया गया है। तो छोटी सी कहानी है, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू चुपचाप निकल आएगी, क्यू की वैल्यू निकल आएगी 1/3। जैसे ही क्यू की वैल्यू निकलती है, तुम्हें पी प्लस क्यू की वैल्यू पता होती तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। दोनों का सम 1 होना चाहिए। पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें n और चाहिए। क्यों, क्योंकि होता क्या है p प्लस क्यू की पावर n होता है, ठीक है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू निकल आई, n की वैल्यू चाहिए, तो q की वैल्यू या p की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो इसमें। जैसे तुमने p की वैल्यू पुट की तो 2/3 हुआ इक्वल टू 6 हुआ, तो ये 18 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा तुम्हारा, n इक्वल टू 9 आ गया। क्वेश्चन ये हो गया, p और q की वैल्यू पता है, यानी 2/3 प्लस 1/3 की पावर 9। डी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा, तुम्हें यही एग्जाम में भी करना। जो क्वेश्चन दिखे कि हाँ लैंग्वेज कम है, छोटा है, तुम पढ़े हुए हो, लगाओ, टिक करो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां प्रेशर बिल्कुल नहीं फील करना। हर एक आधे घंटे 20 मिनट पे तुम्हें थोड़ा सा पानी पीना है, क्योंकि बिल्कुल प्रेशर प्रेशर प्रेशर, हाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना। तो तुम जितना ही एक्साइटेड होगे, जितना ही तुम नर्वस होगे, उतना ही तुम चीजें लूज करोगे। तुम्हें बहुत काम एंड कंपोज रहना है। क्वेश्चंस तुम्हें सच बता रहा हूं दिखेंगे, बिल्कुल पेपर नया लगे लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, मैंने यही तुम्हें पिछले 15 पेपर्स में दिखाया था जब 30 मिनट सीरीज लाए थे, और 1 आवर शो में भी यही तुम्हें दिखाया था। बोला डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स। जैसे ही डाई को 3 बार से ज्यादा थ्रो करोगे, मैं बता के आया हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे। किससे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो n इक्वल टू 10 आ गया। बोला है इवन नंबर इज कंसीडर्ड एज सक्सेस। सक्सेस का मतलब p, और इवन नंबर, इवन 3 होते हैं, 3/6, 3/6, तो कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो q की वैल्यू भी निकल आएगी, q भी 1/2 आ जाएगा, क्योंकि p प्लस q की वैल्यू 1 होती है। अब पूछ क्या रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस, यानी x इक्वल टू 4 की वैल्यू पता है, तो 10c4 p यानी 1/2 की पावर 6 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10c4 और 1/2 की पावर 10। ये सिंपल सा पूछ रहा तुमसे, ये पूछ रहा तुम्हारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। 10c4 की वैल्यू देखो, थोड़ा सा तुम्हें घुमा दिया उसने, क्या किया, थोड़ा सा तुम्हें घुमाया है। क्यों घुमाया भाई, जो 10c4 की वैल्यू होगी वही 10c6 की वैल्यू होगी, है ना। क्यों,
NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा और तुम्हें ब्लफ कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें घबराना नहीं है, डी ऑप्शन टिक करना है, मुस्कुराना है और आगे बढ़ जाना है। ये क्वेश्चन आ गया, इफ अ डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 5 एग्जैक्टली 4 टाइम्स इज। ऑब्टेनिंग 5 क्या पूछ रहा? प्रोबेबिलिटी 5 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कितनी बार? एग्जैक्टली 4 यानी x इक्वल टू 4 पे वैल्यू पूछ रहा है। भाई 2 से ज्यादा बार, 3 से ज्यादा बार उछाला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सा मसला है, इसमें और कुछ तुम्हें सोचना ही नहीं है। ठीक है, ऑब्टेनिंग 5, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, ये p हो गया, सक्सेस हो गई। फेलियर क्या है? q, 5/6, दोनों का सम 1 होता है इस वजह से। ठीक है, n क्या है? 7 है। बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। 7c4 ये वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है। 7c4 और 1 की पावर 6, इन दोनों का डिफरेंस तो 3 आ जाएगा। ठीक, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा और 5/6 यानी दोनों का डिफरेंस तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये किसमें लिख रखा है? क्वेश्चन लिख रखा है तुम्हारा ए ऑप्शन ऐसा दिया गया, ए ऑप्शन टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो तुम्हें सॉल्व करना था और आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन हो भी जा रहा था। क्वेश्चन ने लिखा है, बोला इन टॉसिंग ऑफ 10 कॉइन्स, जैसे 10 बोला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड्स। अब इसमें कॉइन में क्या होता है? p 1/2 हो जाता, आंख बंद करके लिख लोगे, q 1/2 हो जाता है, ये भी लिख लोगे। और n कितना है? 10 कॉइन्स दे रखे हैं, तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करनी NC10 यानी 10C5 एग्जैक्टली 5 मतलब x इक्वल टू 5 और 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 5, तो 10C5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक 5 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा बचेगा और ये कितना आएगा? 1/2 की पावर 10। चलो ठीक है, इसको 5 4 3 2 लिख लोगे। 3 2 जा 6 है, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 पावर है। ठीक है, तो 2 पावर इसमें लेस हो जाएंगी, 2 की पावर 8 बचेगा, आ जाएगा ये 9 और 7 ऊपर बचा तो 63 आ गया। नीचे कितना बचा? 2 की पावर 8, ये होता है 256। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। बी ऑप्शन टिक करोगे, मुस्कुराओगे, आगे बढ़ जाओगे। आज की क्लास इतनी ही। ये एक्सप्रेस थोड़ी सी शॉर्ट थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। कल मैं तुम्हें दो चीजें, दो लेक्चर डाल दूंगा। एक तो प्रोबेबिलिटी का जो, सॉरी, स्टैट्स का जो बचा हुआ है वो मैं डाल दूंगा, स्टैट्स का पूरी एक क्वेश्चंस का। और दूसरा कुछ नए चैप्टर्स होंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि 2D 3D वेक्टर कराऊंगा, या तुम्हें जो हाई डिमांडिंग है, तुम्हारा तुम्हारा पीएनसी हो गया, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये मैं तुम्हें बता दूंगा ग्रुप में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसको एंजॉय करो, तुम्हारा टाइम वेस्टेज बिल्कुल ना हो, पॉजिटिव रखो अपने आप को, रिवाइज करते रहो। जय हिंद, बेस्ट ऑफ द लक सभी को, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। फिर हम मिलेंगे कल।